कक्षा 11 मैथमेटिक्स तथा बायो के प्यारे छात्रों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको हम पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था, मापन क्या है। मापन क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए आवश्यक जो चीज़ है वो है उसका मात्रक। मात्रक के बारे में हमने आपको बताया था। हमने आपको ये भी बताया था कि मेजरमेंट जो है ये दो तरीके के हो सकता है। पहला डायरेक्ट मेजरमेंट और दूसरा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। मेजरमेंट की ये दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष मापन, अप्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष मापन में वो भौतिक राशि जिसका मापन करना है वहाँ तक हमारी पहुँच हो सकती है, जैसे ब्लैक बोर्ड की लंबाई चौड़ाई, कमरे का लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल, यानी जो चीज़ें हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं उसे हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। लेकिन जो दूसरी विधि है, दूसरा मेथड है, इसमें हम डायरेक्ट उस भौतिक राशि को नहीं माप सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से चाँद की दूरी मापना हो, पृथ्वी का द्रव्यमान का मापन करना हो, सूर्य के सतह का ताप मापन करना हो, किसी परमाणु के नाभिक का त्रिज्या का मापन करना हो, किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मापन करना हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मापन हम प्रत्यक्ष विधि से नहीं कर सकते। ऐसे चीज़ों के मापन के लिए हम अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं और उसमें फिजिक्स के कुछ सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। उस सिद्धांतों के आधार पर हम उसका सही मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम आपको मेजरमेंट के इनडायरेक्ट प्रोसेस पर डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या क्या टेक्निक, क्या क्या विधियां हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं लेंथ मेजरमेंट, लंबाई का मापन। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में जो सामान्यतः या तो बहुत बड़ी दूरियों का मेजरमेंट करना हो या अत्यंत सूक्ष्म दूरियों का मेजरमेंट करना हो, तो हम उसमें इनडायरेक्ट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पहला मेथड है जिसे कहते हैं इको मेथड।
इको मेथड। इको होता है प्रतिध्वनि, यानी कि ये कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर स्थित ये ऐसी वस्तु है जो ध्वनि का परावर्तन कर सकती है। हम यहाँ तक किसी तरीके से नहीं पहुँच सकते हैं, तो ऐसे स्थिति में यहाँ से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ये ध्वनि इस वस्तु तक जाती है और पुनः टकरा कर जब यहाँ पे हमें सुनाई देती है, तो इसको हम प्रतिध्वनि या इको कहते हैं। तो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते, वहाँ प्रतिध्वनि विधि का प्रयोग करते हैं, इको मेथड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि इस जगह से इस वस्तु की दूरी s है। तो ये ध्वनि यहाँ से s दूरी यहाँ पर गई, इस वस्तु से रिफ्लेक्ट हुई और फिर यहाँ आई, तो उसके द्वारा चली गई कुल दूरी 2s हो गई। चली गई कुल दूरी 2s, और इस ध्वनि को यहाँ से जाने में और यहाँ से जाकर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक आने में हम इसमें लगे हुए समय को मेजर कर लेते हैं, कितना समय बाद हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। मान लेते हैं ये समय t हो गया, तो 2s/t जो राशि हमें मिलेगी, जो ये क्वांटिटी मिलेगी, that will give the velocity of sound v। यहाँ से आप देखेंगे 2s इक्वल टू v इंटू टी, s इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2। इस तरह यदि सामान्य ताप और दाब पर वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल हमें यदि ज्ञात हो, जिसका मान लगभग 340 मीटर पर सेकंड होता है, तो ये नोन वैल्यूज़ है। यदि टेम्परेचर और प्रेशर एटमॉस्फेयर का बहुत चेंजेस ना हो, नॉर्मल हो, तो उस स्थिति में साउंड की जो स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकंड होती है। अब हम सिर्फ हमें मेजर करना रहता है कि ई को सुनने में हमें कितना टाइम लगता है, उस टाइम का उस ध्वनि के वेग से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उस वस्तु की हमें दूरी पता चल जाएगी। जैसे आपको बहुत गहरे कुएं की गहराई आपको पता करना हो, तो ये निश्चित है कि उस कुएं में जाकर उस कुएं की गहराई मापन करना बहुत कठिन है। यहाँ कोई बहुत ऊंची पहाड़ी है जहाँ तक हमारा पहुँचना सुगम नहीं है,
कोई बहुत दूर स्थित कोई किला है, कोई स्मारक है जहाँ तक हम ना पहुँच पाएं, तो ऐसे जगहों की दूरियों का मापन हम इस इको मेथड से करते हैं और इसके द्वारा मेजरमेंट करके हम उस वस्तु का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, दूसरा मेथड है राडार मेथड, RADAR। रडार मेथड भी आपका परावर्तन ही है। यहाँ पर भी भौतिक विज्ञान के परावर्तन के सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले वाले में ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है। इसमें चुंबकीय तरंगों का, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जिन्हें हम रेडियो तरंगे कहते हैं, रेडियो वेव्स कहते हैं, उसमें रेडियो वेव्स का परावर्तन के द्वारा हम यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। RADAR रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के द्वारा बहुत ऊंचाई पर गतिमान प्लेन्स, फाइटर विमान या इस तरह की वस्तुएं जो हमारे स्पेस में मूव कर रही होती हैं और जो आपके रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट कर सकें, ऐसे वस्तुओं के गति का जो वेलोसिटी है, जो उनके मोशन का जो वेलोसिटी है वो, और साथ साथ उनकी दिशा क्या है, इसका पता आसानी से लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बताएं कि जितने भी विश्व के एडवांस कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज सभी अपने कंट्री के बॉर्डर पर ये रडार सिस्टम का यूज करते हैं, जिससे दूसरे देशों से आने वाले जो जहाज हैं या फाइटर प्लेन हैं या ऐसे चीज़ें हैं जो बिना इंफॉर्मेशन यदि देश में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, तो ये रडार के द्वारा हम उनका पता लगाकर और उसे मार गिराने का काम करते हैं। लेकिन विश्व में अब ऐसे फाइटर प्लेन्स या हेलीकॉप्टर या ऐसे तमाम चीज़ों का विश्व ने नई टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाना शुरू कर दिया, जो रेडियो तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उन्हें रिफ्लेक्ट नहीं होने देती हैं। अतः ऐसे फाइटर्स को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। आइए हम देखते हैं इसमें क्या करना पड़ता है। किसी भी रडार स्टेशन पर
दो सिस्टम होता है, एक को कहते हैं ट्रांसमीटर और दूसरे को कहते हैं रिसीवर। ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये रडार सिस्टम में ये दो इसके इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। ट्रांसमीटर के द्वारा रेडियो तरंगों को एमिट किया जाता है। यहाँ से ये रेडियो तरंगें कॉन्टिन्यूअसली यहाँ से ट्रांसमिट होती रहती हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई फाइटर विमान यहाँ पर v वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस s है। तो ये ट्रांसमीटर द्वारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये रेडियो वेव्स यहाँ से निकलते हैं और यहाँ इस प्लेन से रिफ्लेक्ट होते हैं और रिफ्लेक्ट होके जब ये आते हैं तो उसे रिसीवर रिसीव करता है। रडार सिस्टम में ये ट्रांसमिट करने और रिसीव करने के बीच के समय को मेजर कर लिया जाता है। ट्रांसमीटर द्वारा वेव्स को ट्रांसमिट करने और रिसीवर द्वारा वेव्स को रिसीव करने के बीच के समय को मेजर कर सकते हैं। यदि यहाँ से फाइटर जेट की डिस्टेंस h है तो ये डिस्टेंस वेव्स को जाने और आने में टोटल डिस्टेंस 2s हुआ। यदि इसमें टाइम डेल्टा t समय लगता है तो ये टोटल डिस्टेंस यानी रेडियो वेव्स द्वारा जाने में और आने में लगा कुल समय अपॉन कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम, ये देगा वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स। दिस इज c। ये रेडियो वेव्स की वेलोसिटी c फिक्स्ड होती है और लगभग एयर में इसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से 2s = c × डेल्टा t या s = c डेल्टा t अपॉन 2। इस तरह हमें मालूम है रेडियो वेव्स की वेलोसिटी डेल्टा t उस कंप्यूटर द्वारा मेजरमेंट कर लिया जाता है, उसका मेजर कर लिया जाता है और इस फार्मूले से आपका डिस्टेंस ऑफ द फाइटर जेट इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरा, यदि कॉन्टिन्यूसली ये टाइम डेल्टा t टाइम इंटरवल डिक्रीज कर रहा है, यानी कि पहली बार रेडियो वेव्स गया, रिफ्लेक्ट होके आया रिसीवर से, उसमें टाइम लगा। दूसरी बार जो हमारा पल्स गया और उससे रिफ्लेक्ट होके आया, यदि दूसरी बार टाइम पहली बार से कम है, इसका मतलब हुआ फाइटर जेट इज कमिंग टुवर्ड्स मी, वो हमारी ओर आ रहा है और डेल्टा t बढ़ रहा है,
यानी कि ये समय यदि इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स फाइटर जेट इज गोइंग अवे फ्रॉम मी, हमसे दूर जा रहा है। इस तरह हम रडार सिस्टम के द्वारा किसी भी ऐसे जेट प्लेन की कितनी दूरी है और वो किधर आ रहा है, इसको आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी विधि है इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष जो विधि है, इसे हम सोनार कहते हैं, SONAR। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये भी साउंड के रिफ्लेक्शन पर बेस्ड ये मेथड है। यहाँ भी साउंड रिफ्लेक्शन के फिनोमेना का हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन दूरियों को मेजर करते हैं जहाँ पे पानी हो, जैसे हमारा नेविगेशन डिपार्टमेंट है, शिप हैं। यदि नेविगेशन डिपार्टमेंट में जो पनडुब्बी जहाज़ें होती हैं वो पानी में डूब के चलती हैं, इसलिए बाहर से हम नहीं पता लगा सकते हैं। यहाँ पे सोनार सिस्टम से साउंड प्रोड्यूस किया जाता है और पानी के अंदर उस साउंड को भेजा जाता है। पानी के अंदर जब उस साउंड को भेजते हैं तो अंदर दूसरे देशों की जो पनडुब्बियाँ होती हैं, उन पनडुब्बियों से रिफ्लेक्ट करके, या समुद्र के अंदर बहुत सारे ऐसे पहाड़ होते हैं जो हमें दूर से दिखाई नहीं देते हैं और चलते हुए जहाज़ जो हैं पानी के उससे टकरा जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग टेक्निक का प्रयोग करते हैं। ये भी साउंड के रिफ्लेक्शन पर बेसिस है। यहाँ पर भी टोटल फिनोमेना वही है जो आपका इको मेथड का होता है। तो ये तीन हमने मेथड्स बताया आपको, इको मेथड, सोनार मेथड एंड रडार मेथड। अब आइए जो चौथी विधि है जिसे हम ट्रायंगुलर मेथड कहते हैं। त्रिभुज विधि, जैसा कि आप 10th क्लास में समकोण त्रिभुज से संबंधित ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा आप बेसिक लेवल पर जानते हैं। उन्हीं मैथमेटिकल जो आइडेंटिटीज़ हैं उनका हम प्रयोग करके यहाँ पर बहुत ऊंची चीज़ों की हाइट कैलकुलेट करते हैं और वो इजीली मेजर किया जा सकता है। जैसे एक पहाड़ी की चोटी है, ये पहाड़ी की चोटी ए पर है और इसका जो फुट है
वो ज़मीन पर है, बी है, और इसकी ऊंचाई एच है। यदि हम इस पहाड़ी की चोटी पर नहीं पहुंच सकते तो ऐसे में इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करें? इसके लिए हम इस पृथ्वी पर बी से यानी उसके फुट से कुछ दूरी पर जाते हैं। मान लिया कि ये दूरी x है। सी पर पहुंचकर ए को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम सेक्टेंट कहते हैं। सेक्टेंट ये एंगल मेजर का काम करता है। इससे एंगल मेजरमेंट हम इजीली कर सकते हैं। तो सी से ए पॉइंट को देखते हैं और यहाँ इसके हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बनाता है थीटा, इसको मेजर कर लेते हैं। अब ये ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसमें बी 90 डिग्री हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एच आपका परपेंडिकुलर हो गया और एक्स ये बेस हो गया और ए सी हाइपोटेनस हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू होता है h/x। यहाँ से h इक्वल टू x tan थीटा। यदि हम थीटा मेजर कर लेंगे तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और उस पहाड़ी के फुट से कितनी दूरी पर हम हैं इसको इजीली डायरेक्ट वे में मेथड कर सकते हैं। इसका मेजरमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट और इसको डायरेक्ट मेज़र करके इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और इस तरह हमें उस पहाड़ी की ऊंचाई x tan थीटा प्राप्त हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ों का मेजरमेंट है जो काफ़ी ऊंची होती हैं, लेकिन वहाँ पे उसके टॉप लेवल पर हमें डायरेक्टली पहुँचना लगभग इम्पॉसिबल होता है। जैसे बहुत ऊंचे पोल्स हैं, ऊंची पहाड़ियाँ हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंगें हैं, तो यहाँ पे हम अप्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। इस अप्रत्यक्ष विधि में भौतिक विज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग ना करके यहाँ मैथ का ट्रिग्नोमेट्री प्रयोग करते हैं और उस ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हम बड़े आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसी में दूसरा है, इसी का सेकंड प्रोसेस है, यदि हम ये पहाड़ी हमारी एक नदी के दूसरे छोर पे है और हम नदी के पहले छोर पर हैं और उस नदी को पार हम नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी हम इस पहाड़ी की ऊंचाई को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए मान लेते हैं इस नदी की चौड़ाई x1 है। यहाँ से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण θ1 है। अब हम पुनः C से और पीछे जाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से ये x2 डिस्टेंस, यहाँ D पर आ जाते हैं। फिर D से उसी चोटी का उन्नयन कोण θ2 मेजर करते हैं। अब यहाँ पे हमारा
जो θ2 है इसके लिए tan θ2 इक्वल टू ये पूरी दूरी को हम यहाँ से B से इस दूरी को पूरी दूरी को x2 मान लें, तो h/x2 यहाँ से आपको tan θ2 मिल गया h/x2 और tan θ1 मिल गया h/x1। अब यहाँ से इसको हम चेंज कर दें तो h कॉमन हो जाएगा 1/x2 माइनस 1/x1 इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1। h इक्वल टू tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1/x1 x2 माइनस 1/x1। अब यहाँ से x1 की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, तो x1 यहाँ से आपका x1 h/x1 ये हमारा tan θ1 है, यानी x1/h इक्वल टू cot θ1, x1 इक्वल टू h cot θ1। इस x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x2 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, h की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इस तरह हम इनडायरेक्ट प्रोसेस से यानी ट्रायंगुलर मेथड से त्रिकोणमितीय विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिसे हम एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कहते हैं,